नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। रामेश्वर शर्मा के बयान पर विधायक आरिफ मसूद का पलटवार। कहा, शराब की दुकानें पूरी रात खुली रहती हैं, उस पर कोई कुछ नहीं कहता। खाने की दुकान से ऐतराज है। देर रात तक चिकन मटन दुकान खुले रहने पर आपत्ति विधायक रामेश्वर शर्मा। कि भाई भोपाल में कुछ दुकानें 11:30-12 बजे खान पान की बंद हो जाती है, कुछ दुकानें लेट नाइट 2-2 डेढ़ बजे तक खुली रहती हैं, जो गलत है। एक भोपाल है, एक कलेक्टर है, एक पुलिस कमिश्नर है। इसके नियम कानून एक करिए और सबको बताइए। ये लेट नाइट पर चौराहे पर दुकान खोलकर जमघट लगाना, भीड़ों को एकत्र करना, नागरिकों में दहशत पैदा करना और सड़क को जाम करना। कभी लेट नाइट कोई बहन बेटी अकेली ऑटो से आई या अकेली स्कूटी से आई, तब ऐसे समय उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? वो कैसे उस रास्ते को क्रॉस करती होगी? क्योंकि जो दुकान वहां है, वहां से तो पूरा 1 नंबर रेलवे स्टेशन के लोग आते हैं, 6 नंबर प्लेटफॉर्म के लोग भी वहीं से आते हैं। इसलिए कोई भी दुकान हो, जब सारी दुकानें 12 बजे बंद हो रही हैं, तो मीट मटन की दुकानों का भी शटर 12 बजे डाउन होना ही चाहिए। ये प्रशासन सुनिश्चित करे कि कार्रवाई कब और कैसे करेगी, लेकिन निकट भविष्य में जल्दी इस पर कार्रवाई करे, ऐसी हम आशा और विश्वास व्यक्त करते हैं। कल उन्होंने जिला सरकार की बैठक में कहा था ये बात, तो मैंने उनसे ऐतराज जताया था। मैंने कहा, माननीय, आपको चिकन की दुकान 1:30 बजे रात तक खुली दिख रही है और आपको कलारी नहीं दिख रही। कलारी रात के 2-2, 3-3 बजे तक दारू बिक रही है और अब तो देसी में विदेशी भी बेचना शुरू कर दी। ये उचित नहीं है। मापदंड सबके लिए बराबर होते हैं। अगर चिकन बंद कराना है तो दारू की दुकान भी बंद कराना पड़ेगा। ये आप मांग ये भी करते हैं कि 12 बजे के बाद नहीं खुलना चाहिए? अगर नहीं खुलेगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि 2 रुपये का चलेगा। आप दुकानदार को कहते हो बंद करो और दारू वाले कहते हो कि 24 घंटे चलाओ। ऐसा नहीं होगा। नियम सबके लिए, संविधान सबके लिए, कानून सबके लिए और सबको उसका पालन करना चाहिए। अगर एक तरफ बंद कराने की बात होगी तो उसको भी बंद। सर, एक चीज और आ रही है सामने कि रामेश्वर शर्मा ये भी कह रहे हैं कि छेड़खानी बढ़ती है चिकन मटन की दुकान से। दारू की दुकान से क्या होता है? दारू की दुकान से संयमित रहता है आदमी। रामेश्वर शर्मा जी ने उसका प्रयोग करा होगा तो उनको एहसास होगा। तो अगर उन्होंने दारू का प्रयोग करा है तो वो जाने, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से तो दारू पीकर लोगों को मैंने बहकते हुए देखा है। आज तक चिकन और मटन खाकर तो किसी को बहकते हुए नहीं देखा। जननायक भी है, लोकप्रिय भी है, विजनरी भी है, विकासशील और विकास पुरुष भी हैं। ये सभी खूबियां हैं उनमें, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैन ऑफ आइडियाज हैं। सौभाग्य से देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है जो विजनरी भी है और विजन को पूरा करने के लिए उनके पास आइडियाज भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच वैसे तो सभी का विकास हो, लेकिन जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं ऐतिहासिक कारणों से, हम उनको कैसे बाकी सबके बराबर लाएं। कौशल चाहिए, हाथ में काम की कमी नहीं है। देखो, 2 अलग अलग दृश्य देखने मिलते हैं। एक तरफ हम ऐसी संख्या देखते हैं कि ये जिनके पास जॉब नहीं है, रोजगार चाहिए, और दूसरी तरफ उसी समय हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मैन ऑफ आइडियाज। सौभाग्य से देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है जो विजनरी भी है और विजन को पूरा करने के लिए जिनके पास आइडियाज भी है। और भारतीय जनता पार्टी का सोच वैसे तो सबका विकास हो, लेकिन जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, विकास की दौड़ में पिछड़ गए ऐतिहासिक कारणों से, हम उनको कैसे बाकी सबके बराबर लाएं। कौशल चाहिए, हाथ में काम की कमी नहीं है। देखो, 2 अलग अलग दृश्य देखने मिलते हैं। एक तरफ हम ऐसी संख्या देखते हैं कि जिनके पास जॉब नहीं है, रोजगार चाहिए, और दूसरी तरफ उसी समय हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं है। हाथों में कौशल आ जाएगा तो तुम काम करने वाले होगे। और सचमुच में कहा संतोष जी ने, तभी जब गांव में काम मिलेगा, करेंगे, तभी पलायन रुकेगा। भाषण से पलायन नहीं रुकने वाला। कुछ ही लोग हमारे इतिहास में मिलते हैं। सभी विषयों को, कुछ लोगों को एक ही व्यक्ति के नीचे हम प्रोफाइल के नाते लिख सकते हैं कि ये लोकप्रिय भी है, एक विकासशील भी है, एक विजनरी भी है, एक हार्ड वर्किंग भी है। ये सब जिनके पीछे हम लगा सकते हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य शिवराज सिंह चौहान जी। पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा का बयान। कहा, राष्ट्रीय गान कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं, सब संविधान में लिखा है। ये सब ध्यान बांटने वाली बातें हैं। महंगाई पर बात क्यों नहीं, डीजल पेट्रोल पर बात क्यों नहीं, रसोई गैस पर बात क्यों नहीं, राष्ट्रगान पर बात क्यों? राष्ट्रगान कहाँ गाया जाए,
इस सब का बात संविधान में दी हुई है। भारत के संविधान में कई बार इस पर चर्चा हुई। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में सब चीज़ निहित है, पर ये इन्होंने संविधान पढ़ा नहीं और ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ हैं, इसलिए ध्यान बटाने वाली बातें करते हैं। बात क्यों नहीं करते? डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली, जो कमल पटेल बात कर रहा है कि निपट जाएंगे, बिजली अगर कटी तो 9-9 घंटे कट रही है। भोपाल शहर में कटो, पानी नहीं है आज भोपाल में, कहीं गया आया नहीं, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? स्मृति ईरानी आई है सीहोर, बताती क्यों नहीं? 300-400 जब था रसोई गैस तो आप धरने प्रदर्शन कर रहे थे, आज क्या कह रहे हो 1050 पे? ये बातें पूछी जाना चाहिए। आज बीजेपी 3 दिवसीय शिविर है, उसमें बताना चाहिए स्मृति ईरानी को कि जो 1050 हो गई है, हमने 300-400 पर वो किए थे, इसको कम करने के लिए क्या करेगी? मैं समझता हूँ कि महिला मोर्चा को रसोई गैस से ज़्यादा कोई चिंता नहीं है, और नोटों की कीमत भी गिन रही है, तो इस पे बयान दे, वहाँ पे बताएं कि ये 300-400 में रसोई गैस कैसे मिलेगी जब ये धरने प्रदर्शन करती, ये बताना चाहिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण मामले की सुनवाई 17 मई को होगी। 2022 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव संपन्न हो। राज्य सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। नोटिफिकेशन में सरकार ने अतिरिक्त समय देने के लिए मांग की है। आरक्षण मामले में कांग्रेस ने पूरी तरह से पेच फंसाया है। जब सरकार ने चुनाव का ऐलान किया तब कांग्रेस के लोग रणछोड़ दास बनकर कोर्ट चली गई और हरे पेड़ पर कांग्रेस लिख दिया, तो वही पेड़ 5 महीने में सूख जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी चौहान सदैव से ही ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं और हम उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको बैठने के पहले ये बताया कि मंगलवार की तारीख 2 बजे की उसमें लग गई है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, तीनों मुख्यमंत्री आप हमारे देख लें, माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज जी, इनके मंत्रिमंडल में भी ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पर्याप्त स्थान मिला है। हमारी पार्टी ऐसी है जिसने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी से हैं, और पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। और इसलिए हमने जो हमारा त्रिस्तरीय टीटीटी जिसे बोलते हैं, तीनों ही तरह का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश कर दी है। हमें विश्वास है कि उसमें हम सफल होंगे। आप सबके ध्यान में विषय आ गया होगा कि राज्य सरकार ने बार्डशह अपनी रिपोर्ट जो कमीशन के द्वारा, पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा राज्य सरकार को कल प्राप्त हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार करने के बाद 17 तारीख को दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित भी हो गया है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव में जाएं, वही मांग हम करने वाले भी हैं कि पहली मांग 2022 के परिसीमन के आधार पर हमें चुनाव की पिछड़े वर्ग के समाहित करते हुए अनुमति प्रदान करें। दूसरा, ये जो 2022 के हिसाब से जाएंगे उसके लिए थोड़ा सा समय और प्रदान करें। राज्य सरकार चुनाव के लिए तैयार है, पूरी तरह से कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। और आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे
पहले विवेक तनखा जी, फिर सैयद जाफर जी, जया जी, ये सभी कांग्रेस के वो मूर्धन्य लोगों के नाम हैं। जब माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी तो चुनाव में जाने की जगह ये रणछोड़दास बनकर, भगोड़े बनकर अदालत में चले गए। माननीय शिवराज सरकार जो थी, भाजपा की सरकार जो थी, वो आरक्षण के साथ चुनाव में गई थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में लगा दिया और उसका परिणाम कहे या दुष्परिणाम कहे या पाप कहे इनका, ये आया कि जो था वो और चला गया, नया तो ये कर नहीं पाए। गए थे हरिभजन को होटल लगे के पास। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि हरे पेड़ पे अगर कांग्रेस लिख के आप टांग दोगे तो 4-6 महीने में वो हरा पेड़ सूख जाएगा। ये स्थिति देश के अंदर कांग्रेस की है और वही इस केस के अंदर भी हुआ और उसके कारण से ये स्थिति बनी। हमने 600 पेज की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन ये बिल्कुल तयशुदा बात थी कि चुनाव में जाने से कांग्रेस घबराती है। और लोकतंत्र की खूबसूरती तो देखिए आप कितनी है कि वही कांग्रेस हम पे आरोप लगा रही है कि हम पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं। मैंने हमने 3 मुख्यमंत्री दिए तब हम पे आरोप लग रहा है। हमने नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा दिए विक्रम वर्मा जी, हमने एससी का भी नेता प्रतिपक्ष शेजवार जी दिए, हम पे आरोप लग रहा है। उन्होंने एक भी नेता प्रतिपक्ष नहीं दिया पिछड़े का, एक भी मुख्यमंत्री नहीं दिया। और उस पर सितम ये कि जो पिछड़ा आगे बढ़े उस समय माननीय सुभाष यादव जी, उनको काटा। अब ये पीड़ादायी प्रसंग है कि नहीं आप सोचो। मेरे अच्छे मित्र थे आदरणीय भाई साहब सुभाष यादव, मैं उनके साथ सदन में रहा हूं। उनके बेटे जो अध्यक्ष थे प्रदेश के अरुण यादव जी, उनको हटा के बने लोकसभा का टिकट काट दिया उनको। मतलब ये कहने का कि पिछड़े वर्ग के साथ हमेशा विश्वासघात करने वाले कमलनाथ जी और कांग्रेस, वो हम पर आरोप लगा रही है कि हम भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है। छाछ बोले तो बोले, दारी छालनी भी बोले, जिसमें 76 तो छेद। ये स्थिति कांग्रेस की। अब इसको लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या बदसूरती कहें, समझ में ही नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं हम कि इस पर स्पष्ट जनता की समझ में ये बात आए, और इसीलिए आप सबको रूबरू होकर हम जनता तक अपना विषय पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि 1-2 महीने में नगरीय निकाय चुनाव होना है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि 27% ओबीसी को टिकट देना है, हमने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 14 से लेके 27% किया था, लेकिन उसके बाद बनी बीजेपी सरकार ने अगले 15 साल में अदालतों को एकदम खराब पैरवी करके ओबीसी के 27% आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया। 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी और कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के लिए एक बार फिर 27% आरक्षण दिया। इस आरक्षण को वर्तमान शिवराज सरकार ने अदालतों के सामने गलत तथ्य रख के धीरे धीरे खत्म किया। माननीय कमलनाथ जी ने आज घोषणा की है और यह स्पष्ट हो गया है कि न सिर्फ निकाय चुनाव में बल्कि कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी, बल्कि आरक्षण समाप्त होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से ओबीसी वर्ग के अधिक से अधिक प्रतिनिधि निकाय में चुनकर आएँ। सभी समाजों के साथ समानता का व्यवहार करना, सबको संविधान मुताबिक अधिकार प्रदान करना कांग्रेस पार्टी की नीयत हमेशा रही है। को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, और अगर आज सरकार भी नहीं है और कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी उन्होंने अपने वचन को यथावत रखा है और उन्होंने घोषणा की है कि 27% आरक्षण पार्टी लेवल पे हम दे के रहेंगे।
ये माननीय कमलनाथ जी की घोषणा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 11 मई 2022 को घोषणा की कि पार्टी में तय किया गया है कि आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% प्रत्याशी को टिकट देगी। श्री कमलनाथ जी ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय के चुनाव कराने का आदेश दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने माननीय अदालत के सामने ओबीसी के बारे में भ्रामक व आधे अधूरे तथ्य प्रस्तुत किए हैं। माननीय कमलनाथ जी ने राज्य सरकार के यह भी कहा है कि वह प्रस्ताव पारित करे और केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करने का आग्रह करे ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों को उनको संवैधानिक अधिकार मिल सके। उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम के लिए हम माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करते हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया था। आज विपक्ष में होने के बावजूद भी वह ओबीसी वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि कमलनाथ जी की नीयत और सामाजिक न्याय करने की, जबकि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ बहानेबाजी करके ओबीसी हितैषी होने का पाखंड कर रहे हैं, जबकि असल में उनका चरित्र आरक्षण विरोधी है और संवैधानिक तत्व है एवं मध्य प्रदेश पूरे देश में पिछड़े वर्ग का हित करने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है और करती रहेगी। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र किया है। ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के लिए शिवराज सरकार ने पहले जानबूझकर संवैधानिक अध्यादेश लेकर आई और बाद में न्यायालय के दबाव में इस संवैधानिक अध्यादेश को वापस लेना पड़ा। आए दिन हो रहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला। हाल ही में कल रात जबलपुर आधारताल क्षेत्र कमला भंडार खेरमाई फाटक के पास आदतन अपराधी गोलू उर्फ आदित्य रेकवार और उसके दोस्त द्वारा धारदार बाकी से पत्रकार अखिलेश सोनी का जानलेवा हमला किया गया, जिसके सर में चोट लगी और टाके भी लगे। गोलू उर्फ आदित्य रेकवार एक आदतन अपराधी है और उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। पत्रकार अखिलेश सोनी की प्रॉपर्टी पर आदित्य रेकवार की भुआ ने कब्जा किया हुआ है, जिसका एसडीएम कोर्ट में बेदखली का केस भी लगा हुआ है और गवाही होने वाली है, जिससे आदित्य रेकवार उर्फ गोलू ने पत्रकार को धमकाया, गाली गलौज दिया और जान से मारने की धमकी भी कई बार दे चुका है। आज उसने अपने एक दोस्त आशीष शुक्ला के द्वारा फोन करके आधारताल क्षेत्र कमला भंडार के पास बुलाकर बाके से सर पर जानलेवा हमला कर दिया और मौके पर पत्रकार अखिलेश सोनी बेहोश हो गए। कल एसडीएम कोर्ट में पेशी थी। इन लोगों के परिवार के द्वारा मेरे फ्लैट पर कब्जा किया गया है, तो बेदखली की कार्रवाई होनी है, उसमें गवाही होनी है। तो उसके चलते कल इनके वकील ने उधर आपत्ति ली थी कि हमें समय दिया जाए। एसडीएम साहब ने कहा कि हम 90 दिन का आपको समय दे चुके हैं, जिससे ज़्यादा का समय नहीं देंगे, आप गवाही करवाओ। तो इनने मेरे ऊपर हमला इसलिए किया जिससे जो मेरे पक्ष में गवाही देने वाले हैं वो डर जाएं और गवाही ना दें। इसके कारण इनने मेरे ऊपर आज करीब 11:30 बजे, 11:15 बजे बाकात से हमला कर दिया। गोलू दुर्गा प्रसाद के लड़के ने। गोलू ये आदतन अपराधी है, नाबालिगी से अपराध करते आ रहा है। इसकी एक बड़ा गिरोह, जिसके चलते इन लोग मकान खाली करवाना, लोगों को आए दिन चाकू मारना, दहशत देना, रंगदारी वसूली करना, इस टाइप के कृत्य हैं इनके। 2 नंबर के काम करना। ये चाहते हैं कि मैं इनसे डर के वो मकान छोड़ के उधर से हट जाऊं। आज भी यही उसने कहा कि तुम ये सब मत करो, नहीं तो तुम ही ना जिंदा रहोगे तो क्या करोगे ऐसी दौलत का। और बस बका मार दिया दहशत देने के लिए। इस तरीके से अपराधियों को पुलिस भी पैसा फेंक के छूट जाते हैं। सिंगरौली जिले के बैढन कोतवाली थाना क्षेत्र के हरई पश्चिम गांव में आज सुबह 10 वर्षीय बालक का शव बरामद किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची। पुलिस कप्तान वीरेंद्र सिंह, बैढन कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे ने पहुंचने के बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की।
शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृत बालक हरई पश्चिम गांव का निवासी राजेश शाह का 11 वर्षीय पुत्र अभय कुमार शाह था। वह कल शाम को पड़ोस में ही एक शादी समारोह में गया हुआ था। परिजन आपसी दुश्मनी को लेकर बालक की हत्या की आशंका जता रहे हैं। सूचना मिली थी डायल 100 के माध्यम से कि हर्रई पश्चिम में एक 11 साल का बच्चा है, उसकी बॉडी मिली हुई है खेत में। सूचना पर पुलिस यहाँ पर स्पॉट पे आई थी और हम लोग भी यहाँ पे आके मौका का मुआयना किए हैं और इसमें ये पाया है कि ये जो अजय शाह नाम का बच्चा है 11 साल अभय शाह, तो पत्थर से इसको जो है इसके मुंह में मार करके हत्या की गई है। और इसमें जो परिजन हैं उनका कहना है कि कोई रंजिश को लेकर के बता रहे हैं कि पारिवारिक विवाद रहा है, तो ये एंगल भी देख रहे हैं और अन्य भी जो एंगल हो सकते हैं सभी संभावनाओं पे विचार करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जल्दी ही हम आरोपी तक। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।